सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम बोल व्यापार में खुशामदीद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। बड़ी खबर है आज बोल व्यापार में कि एक तो जो वीक है वो ख़त्म हो रहा है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही। तमाम पिछले रिकॉर्ड टूट गए हैं। स्टॉक मार्केट में जारी रिकॉर्ड साजी पर सरमायाकारों का कहना है कि मुस्बत इक़्तिसादी खबरों के पेश नज़र एतमाद बहाल हो रहा है। तवक्को है कि मुस्तकबिल में तेज़ी का यह सिलसिला भी जारी रहेगा। मार्केट में इजाफा मुल्की मईशत पर किस तरह से असरअंदाज होगा, इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। लेकिन कफील अहमद हमारे नुमाइंदे जो हैं वो स्टॉक मार्केट से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सिचुएशन जानेंगे कि ये क्या हुआ है कि इतनी तेज़ी स्टॉक एक्सचेंज में नजर आ रही है। जी कफील, आगाह कीजिएगा। स्टॉक मार्केट आज रिकॉर्ड सतह, एक और रिकॉर्ड सतह बनाने में कामयाब हुई है। 55,000 की सतह अबूर करने में इंडेक्स जो है वो कामयाब हुआ है। सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है। इन्वेस्टर और जो तमाम ब्रोकर्स है वो क्या सोचे, जिब्रान सरफराज मेरे साथ हैं। जिब्रान, मार्केट में क्या हुआ आज? मार्केट ने एक और हाई बनाए, क्या कहेंगे? देखिए, ये तकरीबन 55,000 का जो लेवल है वो तारीख में पहली दफ़ा वर्ल्ड मतलब रिकॉर्ड टूटा है और भी मज़ीद टूटते रहेंगे। इसकी जो आज की जो बुनियादी वजह जो है 55,000 जो क्रॉस किया है, आप कहते हैं PIBs की जो ऑक्शन हुई थी उसमें जो है जो रेट जो है वो बहुत नीचे आए थे, जिससे लगता है कि आने वाले दिनों में जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो सकता है। और इसके साथ साथ जो IMF से मुज़ाकरात जारी हैं उससे भी पॉजिटिव खबर इंशाल्लाह वेरी सून आ सकती है। $700 मिलियन तो मिलेंगे, मज़ीद कोई अच्छे इक़दाम भी होने की उम्मीद है। क्या देख रहे हैं आगे? जिस तरह ये रिकॉर्ड्स बन रहे हैं स्टॉक मार्केट में, स्क्रिप्ट्स कौन कौन से अच्छे चल रहे हैं, कौन कौन से जो है वो सेक्टर अच्छे चल रहे हैं, और आइंदा क्या ब्रेक होते हुए देख रहे हैं? मजीद 56,000 का लेवल भी जो है उबूर करेगी मार्केट? जी बिल्कुल, जिस तरह आप देख रहे हैं कि तकरीबन ऑल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ सेक्टर ऐसे थे जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, टेक्सटाइल सेक्टर और जितने दीगर सेक्टर थे वो जो परफॉर्म नहीं कर, उनमें भी थोड़ी सी हलचल आना शुरू हो चुकी है। तो लगता है कि आने वाले दिनों में अगर इंटरेस्ट रेट अगर नीचे आ जाता है और डॉलर के प्राइसेस भी नीचे आ जाते हैं तो आप 60,000 का अबाव भी इंशाल्लाह देख सकते हैं। जी, ये बहुत बड़ा जो है वो इस वक्त जो तमाम सरमाएकार हैं और जो ब्रोकर्स हैं वो खासे पॉजिटिव हैं और उनका यही कहना है कि जिस तरह मार्केट रिकॉर्ड बना रही है और तमाम जो आपने जिसमें ऑयल सेक्टर्स है और दीगर सेक्टर्स हैं वो खासा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये दिन भी जो है वो दूर नहीं कि जो इंडेक्स है वो 60,000 का लेवल अबूर करने में कामयाब। ठीक है कफील, आप हमें आगाह कर रहे थे सूरत हाल से, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आगाज़ जो है वो हुआ था इस हफ्ते में, लेकिन जो अख्ताम हुआ है इस हफ्ते का यानी कि आज जुम्मे के रोज़ वो रिकॉर्ड सतह पर चीज़ें गई हैं और रिकॉर्ड सतह में आज ही 1,000 पॉइंट्स का इजाफा और 55,000 प्लस पर इस वक्त मार्केट जा चुकी है। कुछ सेंटिमेंट से ये बताए जा रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, वो मुसलसल बेहतर परफॉर्म कर रहा था और अब जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है जो पिछले चंद दिनों से बहुत नीचे था वो भी अब बेहतरी की जानिब जा रहा है। तो कुछ मामलात ऐसे हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि IMF के साथ मुज़ाकरात और मामलात मुस्बत तौर पर आगे बढ़ रहे हैं जिसके मार्केट पर असरात हो रहे हैं और ये जो मार्केट में तेज़ी है क्या ये वाकई कंक्रीट है, मजबूत है और ये इसी तरह से चलेगी और अगले आने वाले वक्त में जब अगली गवर्नमेंट आ जाएगी, इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके असरात किस तरह से होंगे। फिर साथ ही साथ इस वक्त मार्केट पर सरमायाकारों का जो एतमाद है वो नज़र आ रहा है कि बहाल होता हुआ, लेकिन मार्केट में जिस तरह तेज़ी आ रही है इसको जो कहा जाए कि कोई बबल तो नहीं होगा तो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होगी, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाह CEO हैं आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़, बहुत शुक्रिया शाहिद अली हबीब साहब आपके वक्त का। शाहिद साहब, ये जो एकदम से तेज़ी है ये तेज़ी कोई बबल क्रिएट तो नहीं हो गया है, कोई जो बबल बन जाए और कोई ऐसा ब्लास्ट हो जाए? हेलो जी शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ बिल्कुल आ रही है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि कोई बबल बन रहा है। मेरे ख्याल से तो मार्केट में तेज़ी इसलिए हो रही है कि रियलाइजेशन हो रही है मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को कि अब इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होने वाला है, बिकॉज PIB के ऑक्शन में भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया, अच्छी खासी यील्ड जो है वो कम हुई है और इसके अलावा जो है ओवरऑल इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट जो है वो बेहतर हो रहा है और इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट बेहतर हो रहा है। तो इकोनॉमी की साइड पे बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेबिलिटी आना शुरू हो रही है और आपको ये भी पता है कि रुपी डॉलर पैरिटी भी स्टेबल हो रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ज़रा बेहतर है। IMF का रिव्यू चल रहा है और उसमें हमने मोस्टली हमारी जो बेंचमार्क्स है वो पूरी हो गई हैं। हमें लगता है कि वहाँ पे भी
वहाँ पे भी उनकी ट्रांच भी जो इंशाल्लाह फर्स्ट वीक दिसंबर में वो भी रिलीज़ होने के चांसेस हैं। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो हो गया है लोगों के जहनों में, और इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी जो है वो एक्टिव बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसके अलावा जो बाईबैक की एक्टिविटीज़ हैं मार्केट में वो भी अच्छी हो रही हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त आ रही हैं। जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो कोई 44-45% हायर रिजल्ट्स आए हैं, बेहतर आए हैं कंपेयर टू कॉरिस्पॉन्डिंग क्वार्टर सितंबर 2023 के। तो ये जो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से मार्केट इसको रिएक्ट कर रही है। लेकिन आरिफ साहब, आप नहीं समझते कि करेक्शन बड़ी ज़रूरी होती है मार्केट में? मार्केट बढ़ रही है, करेक्शन नज़र उस तरह से नहीं आ रही है, क्या ज़रूरी है करेक्शन इस वक्त? देखिए, करेक्शन जो है वो हो सकता है कि करेक्शन थोड़ी बहुत हो, लेकिन ओवरऑल मार्केट में तो हम डे टू डे हमें नहीं देखना है, हमें तो थोड़ा सा मिनिमम 6 महीने का, साल का होराइजन रखना ज़रूरी है। बिकॉज डे टू डे एक्टिविटी मेरे ख्याल से उससे ज़रा अवॉइड करना चाहिए और थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक पे काम करना चाहिए। तो अगर आप अभी यहाँ पे भी पोजीशन लेते हैं और थोड़ा सा करेक्शन आती है तो उस वक्त भी पोजीशन लेनी चाहिए। तो अक्रॉस द बोर्ड आप थोड़ा सा वेटेड एवरेज अगर आपकी पोर्टफोलियो होल्डिंग हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। और ये करेक्शन आपकी बात सही है कि कभी कोई पॉलिटिकल साइड पे या कोई और साइड पे अगर कोई नेगेटिव अनाउंसमेंट आना शुरू हुए तो हो सकता है करेक्शन हो, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड जो सेंटिमेंट है वो बड़े पॉजिटिव हैं और इंशाल्लाह वो आगे कंटिन्यू होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और ये इंशाल्लाह जब अगला क्वार्टर शुरू होगा, जब दिसंबर का क्वार्टर ख़त्म होगा और जब जनवरी में हम जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा फॉरेन साइड पे भी हमारी हो सकता है हमारी वेटेज बढ़ जाए, जो हमारी फ्रंटियर मार्केट में वेटेज है वो बढ़ सकती है। तो वहाँ पे एक फर्दर हमें एक नया ट्रिगर होना शुरू होगा। सही। अच्छा, IMF के साथ मुज़ाकरात, मामलात आगे मुस्बत बढ़ रहे हैं, FBR की जितनी रिपोर्ट्स हैं शायद साहब वो भी बेहतर और मुस्बत आ रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम इलेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये इलेक्शन की तरफ ये जाना, ये कितना पॉजिटिव मार्केट को करेगा? जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है ना। अगर इलेक्शन में हम जा रहे हैं और हमारे साथ एक जो इंटरनेशनल हमारी रिलेशनशिप है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जाहिर है जो हमारी, आपको याद होगा कि IMF की जो $3 बिलियन की डॉलर की जो कंडीशंस थी उसमें यही था कि पहला बिलियन फर्स्ट जो है वो हमें प्रीवियस गवर्नमेंट के दौर में हुआ, सेकंड जो है वो हमें इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर होना था, और थर्ड जो है वो हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होगी उसमें होना था। तो ये हमारे साथ जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF है, इसके अलावा दूसरे हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, वो सब चाहेंगे कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप हो और ये मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली डिसीशंस लिए जा सकते हैं और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग डिसीशंस लिए जा सकते हैं अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हो जिसके पास 5 साल का मैंडेट हो और वो फिर जाहिर है अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो है वो उसको वो एग्जीक्यूट करें। लेकिन शायद साहब यहाँ पर एक सवाल है कि जब एक मुंतखब हुकूमत थी तब इस तरह से मार्केट की करेक्शन नहीं थी, मार्केट बेहतर नहीं थी, मार्केट में रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे। अब एक निगरान सेटअप के होते हुए आपकी मार्केट जो है वो पॉजिटिव भी इंडिकेट कर रही है और रिकॉर्ड भी अब बना रहे हैं जो हम रोज़ाना खबरों में बता रहे हैं, तो ये एक थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ नहीं है? जी बिल्कुल, लेकिन ये देखें, इसकी विजिबिलिटी थी, इसकी विजिबिलिटी इसलिए थी कि हर किसी को जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ना उनको मालूम होता है कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट होती है तो वो टफ डिसीशंस लिए जाते हैं और वो टफ डिसीशंस जो है वो पॉलिटिकली टफ ज़रूर होते हैं लेकिन इकोनॉमिकली टफ नहीं, इकोनॉमिक के लिए वो बेहतर होते हैं मुल्क के लिए। देखें ना, एनर्जी का टैरिफ इन्होंने बढ़ा दिया, गैस का टैरिफ बढ़ा दिया, सब्सिडीज़ ख़त्म करी, इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ बढ़ गया, सब्सिडीज़ ख़त्म करी, तो ये इकोनॉमी के लिए बड़ा अच्छा हो गया। और वहाँ पे जो सर्कुलर डेट जो मज़ीद बढ़ता जा रहा था उसको रोका गया। तो ये हमारी जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को सही करना, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो केयर टेकर सेटअप जो है वो कर रहा है एक एक करके, और ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। जब पॉलिटिकल सेटअप आएगा तो वो फिर वहाँ से 5 साल का जब मैंडेट लेके आएगा तो वो भी फिर कंटिन्यू करेगा, एटलीस्ट 2-3 साल तो कंटिन्यू करेगा इस तरीके के मुश्किल डिसीशंस को, और फिर जाके वो पॉपुलर डिसीशंस होते हैं वो उसके ऊपर काम होता है। जो पॉलिटिकल सेटअप है वो पॉपुलर डिसीजन की तरफ जा रहा होता है और जो केयर टेकर जो सेटअप होता है वो थोड़े मुश्किल डिसीजन, क्योंकि उसको
पॉलिटिकली एम्बिशंस उसके नहीं होते। एग्जैक्टली तो उसके असरात। लेकिन अब आप क्या समझते हैं कौन से सेक्टर्स हैं इस वक्त जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मार्केट में रोल अदा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और दीगर कुछ सेक्टर्स ऐसे जो बिल्कुल नीचे जा चुके थे, पिछले महीने में भी हमने देखा, तो क्या बेहतरी उसमें भी देख रहे हैं, और कौन से सेक्टर जो मार्केट इस वक्त जो है वो ऊपर लेकर गए हैं? देखें, पहले जो है ना वो ज़ाहिर है लोग डिविडेंड यील्डिंग वाली कंपनीज को बहुत ज़्यादा देख रहे थे जब मार्केट नीचे जा रही थी कि एटलीस्ट हमें डिविडेंड मिलना शुरू हो और डिविडेंड मिलता रहे। लेकिन अब ज़ाहिर है लोग जो है वो ग्रोथ स्टॉक्स की तरफ भी जा रहे हैं जिसमें अर्निंग ग्रोथ जो है वो अच्छी हो रही है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं। मेरे ख्याल से E&P सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है और ऑयल मार्केटिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग्स में और कैश फ्लो की अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो मेरे ख्याल से उसको ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से इनकी कैश फ्लो अर्निंग्स जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो एक ये है, और इसके अलावा एक बैंकिंग सेक्टर में भी बड़े ज़बरदस्त जो है वो इंटरेस्ट स्प्रेड बहुत, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी एक अच्छा सेक्टर है। और इसके अलावा सीमेंट सेक्टर जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है जब इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट नीचे आना शुरू होता है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज जो होते हैं वो सिक्लिकल होते हैं, और सिक्लिकल में जो सीमेंट सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा परफॉर्म करता है। तो ये तीन तो इंटरेस्ट रेट का आप देख रहे हैं कि नीचे आने की तवक्को, हम तो पिछले महीने में ये सोच रहे थे कि शायद आ जाएगा, अब आगे जाके जो पॉलिसी रेट है उसमें चेंज देख रहे हैं शायद साहब? जी बिल्कुल। अब तो मार्केट का कंसेंसस है कि जो दिसंबर में पॉलिसी MPS का अनाउंसमेंट होगा उसमें डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट घटेगा, और ये एविडेंस हमें नज़र भी आ रहा है। जो टी बिल के और PIBs के जो ऑक्शंस हो रहे हैं उसमें हमें उसका एविडेंस नज़र भी आ रहा है। सही, बहुत शुक्रिया। शाहिद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ के CEO। और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ा अहम मामला है जिसमें उस तरह से तवक्को और उम्मीद की जाती है कि वज़ीर आज़म जब ECO के इजलास में पहुंचे हैं तो वहां पर बहुत बड़े अहम स्टेप्स की बात है, वो पाकिस्तान मुसलसल उसका हिस्सा भी नज़र आ रहा है। अनवारुल हक काकड़ ने उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 16वें सरबराही इजलास के मौके पर जमहूरिया अज़रबैजान के सदर से मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों ममालिक के जो ताउन है उसमें बढ़ाने की बातचीत की गई है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जीब साहब, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया खाकान साहब आपके वक्त का। बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान और जो भी रियासतें हैं, चाइना है, रशिया है, कुछ ऐसी चीज़ें बन रही थी, हम ये तवक्को कर रहे थे कि ये डिफरेंट इकनॉमिक कॉरिडोर्स का बनना, डिफरेंट चीज़ों का आगे बढ़ना, ये पाकिस्तान के लिए अगले आने वाले वक्त में एक बेहतर तरक्की की सूरत नज़र आएगा। खाकान साहब, ये कितना हम ये सोचें कि ECO के मामलात और ये इकनॉमिक कॉरिडोर्स किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह पाकिस्तान को इसके फ़वाइद हो सकते हैं? देखिए, अगर आप ECO के पस मंजर में देखें तो दो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कासा और टैपी। ये दोनों पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान के लिए एनर्जी नीड जो है पाकिस्तान की फुलफिल करने में मदद कर सकता है। पाकिस्तान के लिए ट्रेड कॉरिडोर जो है वो बहुत बड़ा है, चाइना से लेके अगर आप ऑल द वेस्ट देखें ये बन सकता है, पर इसके लिए बहुत काम होने वाला है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक फ्रेमवर्क बना था जो 2017 में बना था ECO का, जो 2025 तक इम्प्लीमेंट होना था। उस फ्रेमवर्क में सारा कुछ था, जिसमें ट्रेड भी था, कॉरिडोर कैसे बनने हैं, ये प्रोजेक्ट्स कैसे आगे चलने हैं, फिर उसका एक इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बना था। अब पाकिस्तान बनने जा रहा है इसका सेक्रेटरी जनरल नेक्स्ट। पाकिस्तान को वो फ्रेमवर्क सारा स्टडी करना चाहिए, वो इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क स्टडी करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि वो जो विजन 2017 में बना था, जिसकी शायद कंप्लीशन 2025 में होनी थी, वो किस हद तक आगे बढ़ा है। उसके अंडर प्रोजेक्ट्स, उसके अंडर ट्रेड, उसके अंडर सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, पीपल टू पीपल इशू ऑफ वीजाज, ये सारी चीजें जो हैं कहाँ तक पहुंची हैं। आई थिंक दैट इज द रियल वर्क दैट वन नीड्स टू डू। फिर ये देखें कि क्या आप उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, व्हाट डू वी ऑफर देम, क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं हम वहाँ बेच सकते हैं, हमारी एनर्जी नीड्स कैसे पूरी हो सकती हैं खत्ते में, ट्रेड रूट्स और जो ट्रेड है विद इन द रीजन। हम सार्क में ये नहीं कर पाए, पर अगर आप आसियान की एग्जांपल लें तो जो ईस्ट एशियन सारा ट्रेड है वो वन ऑफ द
बेटर एग्जांपल्स है। Exactly. ऑफ कोर्स EU जो है वहाँ तो कॉमन करेंसी भी बन गई, तो आई थिंक दिस इज द वे फॉरवर्ड ऑन दिस। अच्छा खाकान साहब, इसमें अगर हम एक प्रोजेक्ट की बात करते हैं, मैं तो अपने जर्नलिज्म के दौर से भी पहले टैपी क्या वो सुनते आए, क्या वजूहात है कि इतना बड़ा हमें तवानाई का भी मसाइल हैं और टैपी में वो बन नहीं पाया? क्या वजह को अफ़गानिस्तान के इशूज़ या बाकी मामलात है कि टैपी कंप्लीट नहीं हो पाया, उसकी जानिब बढ़ नहीं पाया? ये आपको मालूम है कि ये जो कि अगर इसके डिटेल में जाएं तो ये तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इंडियन पाइपलाइन है, और जो भी अफगानिस्तान के इश्यूज रहे हैं, ऑब्वियसली ये एक नेचुरल गैस की पाइपलाइन है और ये हम नहीं कर सके। लेट्स होप कि आने वाले दिनों में ये इश्यूज जो हैं ये भी हम ओवरकम कर पाएंगे और इस में आगे बढ़ पाएंगे। अभी तक तो ऑब्वियसली जो हिस्ट्री है ये कंसीव 1990s में हुआ था विद व्यू टू मोनेटाइज जो तुर्कमेनिस्तान के गैस रिजर्व्स थे। वो जो उनकी एक फील्ड थी, आई थिंक उसका नाम था गैलकमिश फील्ड, थ्रू गैस एक्सपोर्ट्स टू अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड पोटेंशियली टू इंडिया। पर अभी भी अगर आप देखें तो जो इसकी आई थिंक प्रपोजल थी ये 1995 में थी, फिर मार्च 2003 में इंडिया को इनवाइट किया गया ज्वाइन करने के लिए। सो ऑब्वियसली अगर ये इतना अरसा गुजर गया है और हम एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं कर पाए तो दैट्स नॉट अ गुड साइन। लेट्स होप कि हम आने वाले वक्तों में अफगानिस्तान में मोर नॉर्मलाइजेशन होगी और हम इन प्रोजेक्ट्स को आगे लेके चल सकेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी गैस की नीड जो है वो बहुत बढ़ रही हैं। याद रखिए कि पाकिस्तान आज से कुछ साल पहले चले जाएं तो 4000 MMCFD की प्रोडक्शन पे था, आज 3000 MMCFD की भी प्रोडक्शन जो है वो नहीं रह गई है पाकिस्तान में। हमने अपनी एक्सप्लोरेशन भी नहीं की। मैं तो हमेशा इस चीज का कायल हूँ कि हमें अपनी एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए थी। हम 5 से 7% गैस के रिजर्व, जो कि एक नेचुरल बात है, हम लूज करते रहे हैं, तो हमारी डिपेंडेंस LNG पे बढ़ती रही। टैपी तो चले नहीं हो सका, तो ये सारे LNG जब बहुत सस्ती थी तब भी शायद हम उस तरह नहीं हासिल कर पाए, फिर हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर पाए, फिर हम नए LNG टर्मिनल नहीं लगा पाए। दिस इज द फ्यूचर, ऑफ कोर्स ये काम भी हमें सारा करना पड़ेगा, इसमें कोई तो खाकान साहब दूसरे पैरेलल जो है वो हम ये भी देखते हैं कि रीजनलिज्म की जानिब उस तरह नहीं बढ़ा गया इस खत्ते में। आपसी ट्रेड ही जब चेक करते हैं तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, उससे ज़्यादा पाकिस्तान ट्रेड जो है यूरोप के अमेरिका के साथ होती है। तो ये रीजनलिज्म इस तरह क्यों नहीं बढ़ पाया? क्या रुकावटें इसमें रही हैं कि यहाँ आपसी ट्रेड जो है वो बेहतर होती? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। एक तो ये कि ऑब्वियसली हम पहले इन मार्केट्स को शायद उतना डेवलप नहीं समझते थे, अब तो ये डेवलप्ड मार्केट्स हैं। Exactly. एक इनको इनकम्स हैं वहाँ पे। हमारे खत्ते में चाइना से लेके अगर आप वेस्ट ही देखें, चलें ईस्ट तो मतलब अभी मसाइल ऐसे हैं जो कि शायद सॉल्व होने वाले हैं, बट जो हमारा सारा वेस्ट है आई थिंक ये तो अब बहुत डेवलप हो गया। इसमें ईरान के साथ मतलब हम बामी ट्रेड पे अब कुछ बड़े हैं, कुछ एरिया की मार्केट्स क्रिएट हुई हैं। बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ईरान वुड बी वेरी गुड प्लेस टू हैव ट्रेड। अब हमने कुछ मार्केट्स वहाँ पे लोकल ट्रेड के लिए बनाई हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। फिर ऑल द वे चले जाएं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, रशिया में, जहाँ से हम ना सिर्फ बीट, तेल, गैस ये सब कुछ ले सकते हैं और उनको ऑब्वियसली हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स व्हाई नॉट टेक्सटाइल एज वेल। सो ये तो बहुत काम होने वाला है। इसमें कोताही इन सब ममालिक की है कि उन्होंने इसको रीजनली उस तरह नहीं सोचा, और अब रीजनली शायद इनकम्स उस लेवल पे आ गई हैं कि हम आगे मूव कर सकते हैं। इस पे तो पाकिस्तान इसका सेक्रेटेरिएट बना है, तो लेट्स से कि होपफुली वी कैन डू अ लॉट मोर वर्क। बिल्कुल, ये कंट्री टू कंट्री ट्रेड भी और जो मल्टीलैटरल ट्रेड भी है उसकी जानिब बढ़ा जाना चाहिए और इस जानिब सोचा भी जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, हमारे मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे और आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ा अहम पाकिस्तान में इस वक्त IMF के रोज़ाना की बुनियाद में हम आपको बता रहे होते हैं जो बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, मामलात आगे किस तरह बढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तानी मुआशी टीम के IMF मिशन से मुज़ाकरात जारी हैं। FBR ने रवां माली साल के अख्ताम तक रेवेन्यू प्रोजेक्शन रिपोर्ट IMF को फराहम कर दी, जिस पर मालियाती इदारा 11 नवंबर तक रिस्पॉन्स देगा। IMF ने पाकिस्तान से रिटेलर्स, ज़रूरी इनकम टैक्स और रियल स्टेट से मुकम्मल टैक्स वसूली करने का भी मुतालबा कर दिया है। उमर हयात खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उस सूरत हाल पर हम बात करते हैं। उमर हयात खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
उमर, अब रोज़ाना आप बता रहे होते हैं कि ये चीज़ें जो है यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी वज़ीर ख़जाना का मैं एक बयान पढ़ रहा था, उन्होंने भी ये बात की है कि IMF से मुआहदे के टाइम फ्रेम या हजम बढ़ाने की दरख्वास्त नहीं करेंगे, यानी कि तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल तैयार हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि मुदस्सिर आपने कहा कि जो टाइम फ्रेम है इस मुआहदे का उसको एक्सटेंड करना बात नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि IMF के साथ जब स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ था तो जो पिछली हुकूमत थी एक किस्त उनको दी जानी थी और एक किस्त जो है वो निगरान हुकूमत और एक किस्त जो है वो अगली मुंतखब हुकूमत को दी जानी थी। तो अब ये सूरत हाल जो है वो यकीनी तौर पर वाज़ेह है कि 2 फरवरी IMF का अगला रिव्यू है और अगर इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाते हैं तो फिर ये रिव्यू जो है वो मार्च तक जाने का इम्कान है। और दूसरी जानिब आपने जो बात की कि टैक्सेस का मुतालबा सामने आया है, तो रियल स्टेट और रिटेलर्स और एग्रीकल्चर इनकम पर ये टैक्सेस ऐसे हैं कि जिस पर ऑलरेडी FBR के पास ये इख्तियारात मौजूद हैं कि वो ये टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं। और शायद ये है कि जो अगले जायज़े से कबल जनवरी में निगरान हुकूमत जो है वो रिटेलर्स पर टैक्स नाफिज कर देगी और ये फ़िक्स टैक्स भी होगा और इसमें दूसरे टैक्सेस भी शामिल होंगे। और रियल स्टेट का जो शोबा है, रियल स्टेट के शोबे को भी टैक्स नेट में लाने के लिए, क्योंकि मसला ये है कि जब FBR किसी को टैक्स करता है तो वो किसी भी अदालत में जाके उस पर हुक्म इम्तनाई ले लेते हैं और वो मामला लटक जाता है। इसी तरह रियल स्टेट के शोबे के हवाले से भी जो टैक्स का मामला है वो इस वक्त अदालतों में ज़ेर इल्तिवा है। और इसी तरह एग्रीकल्चर इनकम पर पाकिस्तान क्योंकि एक ज़री मुल्क है और हम ये देखते हैं कि ज़री मुल्क होने के बावजूद हम जो हमारी अक्सरियती ज़रूरत है वो हम बाहर से मंगवाते हैं। तो इसी वजह से IMF की कभी यही मुतालबा सामने आया है कि जब आप इम्पोर्ट ही करते हैं तो जो लोग इस वक्त यहाँ पर काश्तकारी कर रहे हैं, जो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं, तो उनके अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि वो टैक्स दे सकें, आप उनको टैक्स नेट में लेकर आएँ। ये सबसे बड़ा इशू है। तो FBR के पास ये इख्तियारात मौजूद हैं और अगर इख्तियारात मौजूद ना हुए तो एक टैक्स आर्डिनेंस के ज़रिए इन टैक्सेस का नफाज किया जाएगा। ये सूरत हाल सामने अब तक आ रही है और जो रिपोर्ट IMF को पेश की गई है उसके मुताबिक भी यही है कि जो टैक्सेस की शरह है, क्योंकि इम्पोर्ट की कमी की वजह से जो है वो IMF ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि FBR को जो है वो टैक्स महसूलात के हदफ में शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा। उस शॉर्टफॉल से निपटने के लिए ये 3 शोबे FBR ने आइडेंटिफाई किए हैं और इन 3 शोबों से जो टैक्स वसूली है वो करके आप जो टैक्स शॉर्टफॉल है उस पर काबू पा सकते हैं। जी अच्छा, लेकिन ज़राअत के हवाले से टैक्स वसूलियों के मामला तो हैं, लेकिन ज़राअत पर तो एक जानिब हम सब्सिडाइज चीज़ें हैं वो भी ख़त्म कर रहे हैं और दूसरी चीज़ें भी हैं, इस पर भी हम बात करते हैं उमर हयात खान से। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। उमर हयात खान हमारे साथ मौजूद हैं। और उमर, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं कि कुछ इंपोर्ट की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही, इस पर IMF ने क्या मुतालिबा किया और ये कौन सी ऐसी इंपोर्ट है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग? इंपोर्ट तो सीधा सीधा LCs का जाना आना और इंपोर्ट होता है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सोलर पैनल की इंपोर्ट है और सोलर पैनल की क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स एग्जेम्पशन दी थी जो करंट फिस्कल ईयर के बजट में, तो उसके बाद ये सूरत हाल सामने आई है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है बड़े पैमाने पर। और अभी रिसेंटली FBR का जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उन्होंने तकरीबन 18 अरब रुपए से ज़ायद की रकम की जो है वो इस मामले को उसकी निशानदही की है। और ये रकम जो है वो सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका समेत मुत्तहिदा अरब इमारात भेजी गई और वहाँ से जो है वो चीन जो है वो भेजी गई। तो ये ऐसी सूरत हाल है। इस पर IMF ने कंसर्न शो किया है और ये मुतालबा IMF की जानिब से सामने आया है कि जो मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग है, इसको जो है वो रोकने के लिए FBR और स्टेट बैंक को इक़दाम सख्त करने होंगे। और IMF की जानिब से इन इक़दाम को नाकाफ़ी करार दिया गया है जो इससे कबल किए गए हैं, जो रिपोर्ट IMF को पेश की गई है उसके मुताबिक। और अब हमें ये हमारे सामने आई है कि IMF ने यह मुतालबा किया है कि FBR और स्टेट बैंक टैक्स क्राइम और मशकूक ट्रांजैक्शन जो हैं उनके लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाए और आइंदा बजट में मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए मज़ीद
सख्त सज़ाएँ जो हैं वो फाइनेंस बिल में सामने लेकर आए। हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में थे, पाकिस्तान ने अच्छे इकदाम किए, पाकिस्तान ने जो शराइत थी FATF की उनको पूरा किया और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आ गया। लेकिन अब दोबारा ये सूरत हाल सामने आई है, अगरचे वो टेरर फाइनेंसिंग की एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ये है कि जो इम्पोर्ट की आड़ में जो हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इनको रोकने के लिए बाकायदा तौर पर जो है वो रिपोर्ट तलब की है IMF ने स्टेट बैंक और FBR से, और स्टेट बैंक और FBR ये रिपोर्ट तैयार करके दिसंबर के वस्त में जो है वो IMF को भेजेंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है 71 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी का, तो वो दिसंबर में होना है। बिल्कुल, और उसमें यकीनी तौर पर कई रिपोर्ट्स चीज़ें जो हैं वो है, और ये होना भी ज़रूरी है कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर जो है उसमें जो बजट है उसके अंदर इसको शामिल होना और इसके ख़िलाफ़ इक़दाम का होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। उमर हयात ख़ान हमारे साथ मौजूद थे, हमारे इकनॉमिक रिपोर्टर। बढ़ेंगे और एक और मामला है इस वक्त, वो ये है कि जहाँ डॉलर की कदर में नाज़रीन इजाफे का बायस हर चीज़ महंगी होती चली गई है, वहीं पर स्पोर्ट्स के सामान की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा वो नज़र आ रहा है। महंगी कीमतों के बायस मार्केट की सूरत हाल क्या है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर सिचुएशन पर बात हो। इस सिचुएशन पर जो दुकानदार हैं और जो ग्राहक हैं वो क्या कहते हैं, कराची से सलाहुद्दीन अली से हम जान लेते हैं। जी सलाहुद्दीन, आगाह कीजिएगा, स्पोर्ट्स सामान महंगा है डॉलर की कीमत की वजह से, तो क्या कहते हैं दुकानदार? बिल्कुल, खेलों के सामान में जो कीमतें हैं उसमें जो इजाफा हुआ है, जो टैक्सेस लगाए गए हैं हुकूमत की जानिब से, उसके बाद जो है दुकानदार क्या कहते हैं, ख़रीदार इस को किस तरह देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। आप बताइएगा कि कितने % जो है वो इजाफा हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई, आजकल मसला है कि कीमतों में बहुत इजाफा हो गया है ना। अब होता यह है कि जो रेट पुराने थे अब नए रेट आ गए, हम नए रेट से बेचते हैं कस्टमर को, तो कस्टमर हम पे यकीन नहीं करता, वो बोलता है कि आप रेट ज़्यादा ले रहे हैं, जबकि हम भी मजबूर होते हैं कि हमने माल महंगा ख़रीदा है तो हमें नए रेट से बेचना पड़ता है। अब बहुत से कस्टमर समझ जाते हैं, बहुत से कस्टमर तो वो हमसे बहस करते हैं। अब उनके जहन में पुराने रेट बैठे हुए हैं, वो हमसे बहस करते हैं हमें पुराने रेट में चाहिए, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया अब काम करना। बिल्कुल, इनकी तो बात आपने सुनी है। अभी ख़रीदार से भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो कीमतों में इजाफा हुआ है खेल के सामान की, तो वो क्या कहते हैं? आप बताइएगा, जो खेल के सामान की कीमतों में हुकूमत की जानिब से टैक्सेस लगाए गए, इजाफा हुआ, क्या? बस हम हुकूमत से यही अपील करते हैं कि जितना भी सामान जो महंगा हो रहा है इस महंगाई पे कंट्रोल करें। पहले यही चीज़ें थी जो पहले जो 100 की मिलती थी, अभी वो 150 की मिल रही है। तो प्लीज़ आपसे हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि चीज़ों जो हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क में इस वक्त इतनी महंगाई हो रही है कि सस्ता करे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि उनका कहना है कि ख़रीदार की भी बात सुनी आपने, जो है जो दुकानदार हैं उनकी भी बात सुनी। उनका यही कहना है कि दुकानदारों का कहना है कि हमें पीछे से जो है माल है वो जो है महंगा मिलता है, जबकि ख़रीदार कह रहे हैं कि जो इनकी तरफ से जो हमें महंगाई हो रही है उसकी वजह से। सलाहुद्दीन, बहुत शुक्रिया। कराची से हमें सूरत कर रहे थे और हम बात करेंगे इस वक्त फैसलाबाद में, जहाँ पर उवैस सत्तार हमारे साथ मौजूद है। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने से खेलों का सामान कुछ महंगा हुआ है। उवैस, आगाह कीजिएगा, फैसलाबाद के दुकानदार शहरी क्या कहते हैं इसमें? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से खेलों का सामान जो इंपोर्ट किया जाता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी 30 से बढ़ा के 40% कर दी गई है, जिसके बाद अब जो खेलों का सामान है वो भी जाहिर सी बात है महंगा हो चुका है। और ख़ास तौर पर जो बच्चों का खेलों का सामान है, जिसमें रैकेट्स हैं और जिसमें स्पोर्ट्स शूज़ हैं, बॉल्स हैं, वो चीज़ें ख़ास तौर पर महंगी हुई हैं। तो बच्चे भी परेशान हैं। एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर आया अपना खेलों का सामान लेने के लिए, अब लेकिन बढ़ी हुई कीमत सुन के ये भी परेशान है, इनके वालिद भी परेशान है कि अब कैसे बच्चों को सामान लेके दें। हुकूमत ने टैक्स बढ़ा दिया, 30 से 40% कर दिया है, सामान अब महंगा हो गया है। क्या परेशानी बन रही है कि बच्चे तो जिद कर रहे हैं चीज़ लेने के लिए? सारी बात है, परेशानी तो बन रही है, इनकम वही है, इनकम बढ़ा नहीं रहे, लेकिन ये चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन पूछने वाला मार्केट में कोई नहीं, इनका चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। उसकी वजह से सारा कुछ, हर बंदे का अपना रेट है, हर बंदे का अपना रेट है। अभी पेट्रोल कम हुआ है, वो कहते हैं जी पेट्रोल कम होगा, ज़्यादा होता तो उस वक्त चीज़ें बढ़ जाती हैं। पेट्रोल कम हुआ तो चीज़ें उधर की उधर ही हैं। अच्छा, जो बैट पहले फ़र्ज़ करें 200 का मिलता था, अब जाहिर सी बात है वो 250 का या 300 का, 250 का नहीं, 400-500 की बात करें। जो बैट 200-250 का मिलता है वो 400-500 की बात करें। वो कहते हैं लकड़ी बड़ी महंगी होगी, ये बात नहीं है, वो कहते हैं लकड़ी बहुत महंगी होगी है। तो इसके साथ साथ जो बच्चों का है बैडमिंटन है जिस तरह, या रैकेट शटल वगैरह, या बॉल्स, स्पोर्ट शूज़, वो भी महंगे, हर चीज़ महंगी हुई है।
अब ये भाई ने बॉल ली है, हार्ड बॉल लिया है, 3.5 कितने की ली है? 450 की। वो बॉल आम नॉर्मल 200-250 की आती। ठीक है, आप भी स्पोर्ट्स मैन हैं, पसंद करते हैं क्रिकेट को या अदर स्पोर्ट्स को, चीज़ें महंगी होने से परेशान हैं? यस, परेशान है। क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं? आपने तो अब चूँकि ली हैं, गवर्नमेंट ने टैक्स भी बढ़ा दी है, क्या क्या चीज़ें महंगी हुई जो फील? हम समनाबाद गए थे, उधर से हमने पूछा कि बैट कितने का, उसने 6000 का बताई थे, पूछा इसने 12000 का बताया। अच्छा, इतना महंगा बता दिया। फिर पता नहीं हम ले सकते हैं कि नहीं, जब होगा तो फिर लेना है। इन बढ़ाई जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। जी बिल्कुल, बच्चों का कहना है कि चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे बच्चों की जो खेलों की सरगर्मियां हैं वो भी मुतासिर होने का खदशा है, क्योंकि खेलों का सामान महंगा होने की वजह से, नए मज़ीद जो टैक्स इजाफा होने की वजह से अब चीज़ें महंगी हैं, बच्चों की जो कुव्वत ख़रीद है वो उतनी नहीं है। तो बच्चे हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि खेलों का सामान सस्ता किया जाए, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि जो दीगर स्पोर्ट्स हैं उनका सामान सस्ता करें, ताकि हम लोग बासानी खेल सकें और पाकिस्तान को नया टैलेंट जो है क्रिकेट के साथ साथ दूसरे खेलों में भी वो भी सामने आ सके। जी और शुक्रिया उवैस सत्तार, आप हमें आगाह कर रहे थे कि मामला जो है वो इम्पोर्ट के सामान का है, लेकिन पाकिस्तान में ख़ुद सियालकोट की इंडस्ट्री है, वो स्पोर्ट्स की है, वो एक्सपोर्ट कर रही होती है। तो एक्सपोर्ट में भी पाकिस्तान में कमी नज़र आ रही है कि पिछले साल मैं आपको बताऊं कि तकरीबन जो है वो 74.86 मिलियन डॉलर का ज़र मुबादला हासिल हुआ था, और अब की बार जो है वो 67.52 मिलियन डॉलर का ज़र मुबादला हासिल हुआ है। तो यहाँ एक्सपोर्ट में भी कमी हुई है। पाकिस्तान के अंदर बनने वाली भी चीज़ें क्यों महंगी हैं, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। आगे बढ़ेंगे और एक खालिस्तान इम्पोर्ट के ऊपर बात करेंगे, और वो है चाय की दरामदात में जारी माली साल की पहली छमाही में सालाना बुनियादों पर हम ये देख रहे हैं कि 32.30% की नमू रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तानी एक साल में कितने मिलियन डॉलर की चाय पी गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान मकसूद साहब, कन्वीनर FPCCI स्टैंडिंग कमेटी टी ट्रेड, फॉर्मर सीनियर VC हैं पाक टी एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब आपके वक्त का। ये सबसे पहले बताइए कि इतनी ज़्यादा चाय जो है वो हर साल हम दरामद कर रहे हैं, इतनी बड़ी मार्केट पाकिस्तान की हो गई है और हम ज़र मुबादला देख रहे हैं वो चाय पे सिर्फ चल रहा है। जी, दरामद बढ़ने की वजह ये है कि गवर्नमेंट ने जो है अफगान ट्रांजिट के ऊपर तो पाबंदी लगा दी ना, लेकिन उससे अच्छा एक रूट जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से आया हुआ है, वो है फाटा पाटा का। स्टेट बैंक ने ये जो इदाद शुमार दिए हैं, स्टेट बैंक से ये मालूमात लेनी चाहिए कि आप ये बताएं कि 4 मिलियन की आबादी है फाटा पाटा की, तो जो भी चाय इंपोर्ट हो रही है, अब यहाँ पे जो कराची में जो लोग मंगाते हैं वो 56% टैक्स देते हैं, लेकिन ये जो 32% इजाफा हुआ है ये कराची की इंपोर्ट में नहीं हुआ है, ये हुआ है पाटा पाटा की इंपोर्ट के अंदर में, और जहाँ पे गवर्नमेंट को सिर्फ 20% टैक्स मिलता है, बल्कि गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। ये जो चाय की दरामद में इजाफा हुआ है, ये बेसिकली स्मगलिंग बंद हो गए, एक ऑफिशियल स्मगलिंग का चैनल खुल गया है। 4 मिलियन की आबादी है फाटा पाटा की, जहाँ के एनुअल कंजम्पशन जो है वो सालाना 4 मिलियन किलोग्राम होगी, ठीक है जी, और वहां पे मंथली जो है 5 से 6 मिलियन किलोग्राम चाय जा रही है, यानी कि गवर्नमेंट के खजाने को जो है ये कैसे ये मतलब ऑफिशियल जो स्मगलिंग का एक बड़ा अच्छा लफ्ज आप किया है, ये किस तरह से वहां पे मुमकिन हो रहा है कि जैसे स्मगलिंग हो रही थी अब वैसे ही सिर्फ उसी एरिया की जरूरत के लिए फिर वो वहां से आ रहा है? देखिए, बात ये है कि जो ना अपना गवर्नमेंट ने वहां पे दी हुई है छूट टैक्सेस की ना, सेल टैक्स और इनकम टैक्स की छूट है। चाय की दरामद के ऊपर जो है वो 18% GST है और 30% MRP है, जो कि कराची जब आप इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे आपको अदा करना पड़ता है। अब ये जो फाटा पाटा के लिए जो इजाजत दी गई हुई है, उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि सिर्फ 13% ड्यूटी दे के वो माल निकाल के ले जाते हैं। अब पूरे पाकिस्तान की चाय जो है वो फाटा पाटा में इंपोर्ट हो रही है, जबकि फाटा पाटा में कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, सिरे से कोई चाय की फैक्ट्री है ही नहीं। डमी फैक्ट्रीज लगा के, और जो 56% जिस चाय के ऊपर कराची का ताजिर यहाँ पे ड्यूटी और टैक्सेस भरता है, वो चाय वो सिर्फ 20% के अंदर में फाटा पाटा और पूरे मुल्क के अंदर में पहुंच रही है। और गवर्नमेंट से, स्टेट बैंक से ये तो पूछें कि भाई आपके पास 32% चाय की इंपोर्ट बढ़ गई है, क्या आपका रेवेन्यू भी चाय के ऊपर 32% बढ़ा है? इसका मतलब तो ये है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी 32% बढ़ना चाहिए, रेवेन्यू कम हुआ होगा। उसकी वजह ये है कि जो चाय 56% पे पूरे मुल्क में, यानी कि पूरे मुल्क के इंपोर्टर के लिए उस पर टैक्सेस हैं, और वो सिर्फ 20% के अंदर में फाटा पाटा जारी है और फाटा पाटा से पूरे मुल्क में तकसीम हो रही है, जो कि एक ऑफिशियल। अब देखें, फाटा पाटा के लिए जो इंपोर्ट है वो ऑफिशियल है, स्मगलिंग तो अनऑफिशियल थी ना, ये तो ऑफिशियल
ऑफिशियल स्मगलिंग शुरू हो गई है। तो नहीं, लेकिन ये जो इम्पोर्ट है वो डायरेक्टली फिर वो कंपनीज के साथ तो कहीं ना कहीं इस सारी ऑफिशियल स्मगलिंग का हिस्सा तो होंगे, तो कंपनीज के बगैर तो ये चीज़ें आगे नहीं चल रही होंगी। देखिए, जो कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो तो ये काम नहीं करती ना, लेकिन बात ये है कि ये तो वहाँ पे दूसरी जो डमी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, जो वहाँ, ठीक है, वहाँ का कोई नुमाइंदा है, मिसाल ऐसे लोग आते हैं कि भाई वो वहाँ का नुमाइंदा है, वो एक डमी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लेता है और हम उसके लाइसेंस पे इंपोर्ट करते रहे। तो ये तो बेसिकली सरासर हुकूमत के खजाने का लॉस है ना। एक तरफ से जो है स्टेट बैंक दिखा रहा है कि इंपोर्ट बढ़ गई है चाय की इंपोर्ट नहीं बढ़ी है। जो चाय पहले स्मगलिंग के थ्रू पाकिस्तान में आती थी उस वक्त भी ड्यूटी टैक्सेस का लॉस था। अब वो चाय के ऑफिशियल पैसे भी स्टेट बैंक से जाते हैं और जो है ना गवर्नमेंट के खजाने को नुकसान भी हो रहा है। सही। अच्छा ज़ीशान साहब, अब इसका हल क्या है, किस तरह से ये चीजें रुकती हैं? स्टेट बैंक ने तो रिपोर्ट होगी, हल किस तरह से? इसका हल ये है कि पूरे मुल्क के अंदर में देखें, जैसे ही आप फाटा वालों की आप जो है उनकी एग्जेम्पशंस बंद करेंगे तो वहां पे एक कहराम मच जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है हमारे मुल्क में, आपको मालूम है। सिंपल सा हल है, जो ड्यूटी टैक्सेस आप वहां ले रहे हैं वही ड्यूटी टैक्सेस आप यहाँ पे लें, कराची के इंपोर्टर से लें, तो कहीं भी एनोमली होगी नहीं ना। जो देखें, हम 56% देते हैं, वो 20% देते हैं, 36% पैसा जो है वो ब्लैक मनी में चला जाता है, जो है करप्शन की नजर हो जाता है। वो 36% पैसा बिल्कुल ये बैलेंस जो है वो बड़ा ज़रूरी है, वरना ये कि अगर हुकूमत पाकिस्तान के रेवेन्यू में इजाफा नहीं तो फिर ये तो मुल्क का भी नुकसान है और इंडस्ट्री का भी। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब आपके वक्त का। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए और अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल, पाकिस्तान में होने वाली माली मामलात के हवाले से आगाह करते रहेंगे। बोल व्यापार में। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।